अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ अब अमेरिका के बाद चीन से फौजी मदद मांग रहा है। अमेरिका चीन ताल्लुकात का जायजा आज के शो में। और फ्रांस के सदर आज बनेंगे अमेरिकी सदर के पहले सरकारी मेहमान। दोनों शख्सियात के दरमियान क्या मुश्तरक है क्या नहीं, इस पर भी एक रिपोर्ट शामिल है आज के शो में। प्रोग्राम में और भी हम बहुत कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। हम लोग बेगुनाह लोगों को ना मारा जाए। क्या एक उभरती हुई तहरीक मीडिया में तवज्जो न मिलने से दब सकती है? मौजूद थे, लेकिन हजारों अफराद की शिरकत के बावजूद इस जलसे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तवज्जो नहीं मिली। ताहम सोशल मीडिया में इस पर बहुत बात हुई। पीटीएम के कारकुनों का कहना है कि कई रुकावटों के बावजूद वो लाहौर वालों तक अपना पैगाम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लिए लाहौर में जलसे का इनेकाद हरगिज आसान न था। हमारा जलसा खत्म हुआ तो पानी बंद हो गया है, तो ये कॉन्शियस एफर्ट थी गटर का पानी यहाँ छोड़ने की, जिसको हमारे कारकुनों ने सुबह आके साफ किया। फिर कल रात हमारे रहनुमाओं को उठा लिया होटल से, जहाँ हमने कोई फ्लेक्स बनाई उस फ्लेक्स को उतार लिया, स्टिकर लगा रहे थे स्टिकर उतार लिए, हमें कंपेन नहीं करने दी। अब ये तो सोशल मीडिया कंपेन का नतीजा था। आज जलसा हुआ और उसमें पश्तूनों के साथ बड़ी तादाद में वुकला और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। मैं तो पक्का लाहौरी और पंजाबी हूँ और पश्तूनों का दोस्त हूँ, और हम पाकिस्तान में सब एक ही हैं, और पश्तूनों के साथ जो ज्यादती हैं उस पर हम आवाज़ हमेशा से बुलंद करते रहे। लेकिन आज देखें यहाँ पे आए कौन है। हिना जलानी आई हुई थी, सलीमा हाशमी आई हुई थी, वुमेन एक्शन फोरम है, जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर पीपल्स राइट्स है, ये सब तंजीमें आज यहाँ पे मौजूद थी। आप बंदे उठाते हैं, हम आवाज उठाते हैं। जलसे में की जाने वाली तकारीर में जहां गुमशुदा अफराद और मावराए अदालत कत्ल होने वालों की बात की गई, वहीं हुकूमत से वाज़ेह मुतालबात भी किए गए। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वैसे भी इस हकूक के मारे हुए हैं। हमें यही मसाइल पूरे पाकिस्तान की हर कौम को है, इसीलिए हम आज यहाँ पर अपने पश्तून भाइयों के साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। पंजाबी भी है, इसमें सिंधी भी है, सराइकी भी है, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए है। हमारे अवाम को सारे को पता है कि कौन कर रहा है, कौन पीछे है, कौन कहाँ से ले रहे हैं पैसे। हम लोग बेगुनाह लोगों को ना मारा जाए। हमारा ये मुतालबा है इस पाकिस्तान की हुकूमत से कि खुदारा आईन पे अमल करे। पंजाब हुकूमत इस बारे में अपना मौक़िफ़ कुछ यूँ देती है। नॉर्मल स्टैंडर्ड SOP है हमारा कि हमारी जो भी लाहौर में प्रोटेस्ट होता है उसके मुंतज़मीन के साथ हमारी गवर्नमेंट, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की कोई डायलॉग होती है और उसके नतीजे में कुछ अरेंजमेंट्स को सेटल किया जाता है। और उसके नतीजे में अगर कुछ ऐसा फील हो कि इनकी जो वहाँ पर अरेंजमेंट है उसके नतीजे में कुछ सिक्योरिटी ब्रीच या लैप्स हो सकता है और वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो ये दो कंसिडरेशंस हैं जिनकी बुनियाद पर परमिशन ग्रांट की जाती है या नहीं की जाती। सेकेंडली, अरेस्ट पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं की, वी स्ट्रेट अवे डिनाई दैट। पीटीएम के मुकम्मल मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद जलसे के शुरका इस बात पर जश्न मनाते रहे कि बात अब चल निकली है और दूर तलक जाएगी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने ऐलान किया है कि उनका अगला जलसा 12 मई को कराची में होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्लैकआउट से क्या इस तहरीक को दबाया जा सकता है, इसी बारे में हम बात करेंगे सिक्योरिटी उमूर की माहिर तज्ज़ियाकार आयशा सदीका से। आयशा सदीका, वेलकम टू व्यू 360। कल के खिताब भी हमने देखा मंजूर पश्तीन का, उससे पहले भी हम उन्हें बोलता देख चुके हैं। बहुत सख्त अल्फाज में वो इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। क्या उनका ये अंदाज मुनासिब है और क्या मीडिया के जानिब से उन्हें ब्लैकआउट करके उनकी आवाज़ दबाई जा सकती है? सर देखिए, बात यह है कि एक आईनी हक है एक शख्स का, एक शहरी का बात करने का, और क्यों ना बात की जाए। लोग उठाए जाते हैं, लोग गायब होते हैं तो उस पर कुछ नहीं होता। अगर वो बात करते हैं और सख्त बात कर रहे हैं, अपने मुल्क में अपने इदारों से बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक आईनी हक है और उन्हें करना चाहिए। ये किसी भी शहरी को करना चाहिए। और बात यह है कि अब तक खामोशी ने शहरियों को, अवाम को क्या दिया है। बात करेंगे तो बात बनेगी। और जो मीडिया ब्लैकआउट है, देखिए सोशल मीडिया अब तो बहुत तरीके हैं जिसकी वजह से जो है खबर फैल जाती है, लेकिन उसका नुकसान जो है वो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको
کور جو نہیں کر رہا. اس کا نقصان یہ ہے کہ جو بہت دور پار جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں علاقوں میں, ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے, ان تک خبر نہیں پہنچتی اس موومنٹ کی. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے, آپ نے جس طرح بات بھی کی کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو امریکہ نے اس وقت, امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی انسانی حقوق کے بارے میں, اور اس میں کہا گیا کہ اس وقت پاکستان میں خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے وہاں پہ گمشدہ افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے. 751 کیسز انہیں بتایا گئے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پچھلے تقریباً 5-6 سالوں میں 4000 کیسز تھے, ان میں 3000 سے زیادہ نمٹائے جا چکے ہیں. KPK کے بارے میں اگر ہم اسپیسیفکلی صرف اس وقت بات کریں تو کیا حل ہے اس مسئلے کا؟ 751 افراد اب بھی لاپتہ ہیں اور منظور پشتین اس ایشو کو بھی اٹھاتے ہیں بہت. لیکن یہ خیبر پختونخوا آپ کی بات کر رہی ہیں نا, پنجاب سے بھی لوگ اٹھائے گئے ہیں اور یہ پچھلے 1 سال میں لوگ اٹھائے گئے ہیں. دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عدالتیں ہیں, جوڈیشل سسٹم جو ہے سارا, اب جج صاحب جو ہیں ہمارے وہ ہر جگہ جا رہے ہیں. میرے خیال میں حکومت کو جوڈیشل سسٹم کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور عدالتوں میں ان پہ مقدمے چلائے جائیں, ثبوت لائے جائیں اور ان کو سزا دی جائے. جس کو سزا دینی ہے سزا دے. جب منظور پشتین کہہ رہا ہے کہ جی آئینی حقوق مانگ رہے ہیں, تو آئینی حقوق ہے, حق ہے نا جی, کہ آپ مقدمہ چلائیں, آپ اگر کوئی قصور بار ہے اس کو سزا دیں. لیکن غائب کر لینے سے تو جن کے اٹھائے جاتے ہیں, آپ یہ دیکھیں نا جی, بہت سارے مسائل سے پیدا ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ کوئی شخص اٹھایا گیا ہے, اس کی فیملی ہے. آپ سندھ چلے جائیں, سندھ میں عدالت میں عورتیں آتی ہیں بچے اٹھا کے, جن کو پتہ نہیں ہے, ان کے پیچھے کمانے والا کوئی نہیں رہتا. منظور پشتین نے جو کیسز جن کی بارے میں ذکر کیا ہے اس میں عورتیں ہیں, اکیلی ہیں, ان پہ بوجھ ہے. رائٹ. یہ بہت سارے مسائل ہیں اور جیسا ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ صرف ایک صوبے کا نہیں, صرف KPK کا مسئلہ نہیں, سبھی صوبوں کا ہے. اور منظور پشتین اس وقت کچھ جو ایشوز اٹھا رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ دوسروں پہ بھی اپلائی ہو رہے ہیں, ایون دو ان کی تحریک کا نام پشتون تحفظ موومنٹ ہے. ایک اور چیز ہم نے دیکھی اس ہفتے کہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے اسلام آباد پریس کلب کے باہر دھرنا دیا کئی روز تک, اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ملٹری کے جو آپریشنز ہوئے ہیں ضرب عضب, ان کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے ہمارے کاروباروں کو, اس کی زرتلافی کی جائے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ DG ISPR نے ان سے ملاقات کی اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ ان کی مطالبات پورے کیے جائیں گے, ان کی مدد کی جائے گی. تو اس ملاقات سے کیا یہ تاثر نہیں ملتا کہ جو مطالبات ہیں جو وہ پورے کر سکتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروپ چلا جاتا ہے, وہ بات کرتا ہے ان سے, وہ اس کی تلافی کرنے کی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, یہ تو پشتون تحفظ موومنٹ ہے. جو باقی لوگ ہیں دیکھیں نا, اور فوج کو ان پہ ایک دباؤ بھی ہے کہ بہت سارے جو پشتون ہیں وہ فوج میں ہیں. ظاہر ہے جب ان کے بچے اٹھ کے یہ ایک موومنٹ چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے ان پہ اثر پڑے گا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کا جو اثر ہے یا اس کی آواز ہے, اس کو زائل کرنے کے لیے بھی یہ باتیں سن لیتے ہیں. لیکن اس کے لیے تو آپ کو ایک بڑا سا ایک مسئلے کا حل چاہیے نا. آلرائٹ. سو عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ تھی امریکی شہر بوسٹن سے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گزشتہ روز ایک عارضی ووٹر رجسٹریشن سینٹر پر خودکش حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 57 اور زخمیوں کی 100 سے زائد ہو چکی ہے. اس حملے سے افغانستان کے قومی انتخابات سے متعلق سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں, جن کے لیے 20 اکتوبر کی تاریخ طے کی گئی ہے. اور افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حنیف اتمر نے چین سے ایک ایسی فوجی بریگیڈ تشکیل دینے میں مدد کی درخواست کی ہے جو پہاڑی علاقوں میں مدد دے سکے آپریشنز کرنے میں. دوسری جانب امریکہ کے سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ایڈمرل مائک ملن نے کہا ہے کہ اس صدی میں سب سے اہم دو طرفہ تعلقات امریکہ اور چین کے درمیان ہوں گے. دونوں ملکوں کے تعلقات کی پیچیدگیوں کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. امریکہ اور چین کے درمیان برابری کی سطح پر تجارتی تنازع تو جاری ہے,
लेकिन साबिक चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मिलन बीजिंग को एक उभरती हुई ताकत करार देते हैं, जिसके असर रसूख में इजाफा गहरे असरात मुरतब कर सकता है। चीन किस तरह तरक्की करता है और तवील मुद्दत में हमारे साथ इसके ताल्लुकात अगर तामीरी हैं तो ये बहुत अहम है। अगर हम इनके साथ तामीरी ताल्लुकात कायम कर सकें तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर ये तबाहकुन ताल्लुकात हुए तो सबका नुकसान होगा और हमें इसी का तयन करना है। मेरा मानना है कि इस सदी में आलमी सतह पर सबसे अहम चीन से हमारे ताल्लुकात हैं। जनूबी बहरे चीन में हुदूद का तनाज़ुर बड़े पैमाने पर जारी है। चीन की तरफ से समंदर में अपनी अमलदारी बढ़ाने की कोशिशों के खिलाफ मदद के लिए जापान और फिलिपाइन जैसे ममालिक अमरीका की जानिब देख रहे हैं। डेनियल ट्वाइनिंग साबिक अमरीकी वजीर खारजा कॉन्डोलीजा राइस के मुशीर रह चुके हैं। वो कहते हैं कि खत्ते में बीजिंग की हाकमियत आलमी मईशत के लिए खतरनाक है। चीन आलमी सतह पर अहमियत हासिल करना चाहता है। वो एशिया से बाहर भी असर और रसूख बढ़ाना चाहता है। वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान वक्त के साथ दरार पैदा करना चाहता है और हमें ये जहन में रखना होगा। तहकीकी इदारे यूरो एशिया ग्रुप से मुंसलिक जोशुआ वॉकर कहते हैं कि चीन इक्तिसादी और फौजी दोनों तरह के अज़ाइम रखता है। अगर आप समुद्री रास्ते को कंट्रोल कर लेते हैं तो इससे बुनियादी तौर पर वो लिबरल बैनुल-अक़वामी निज़ाम खत्म हो सकता है जो अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद कायम किया है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका की हिकमत अमली अब यह है कि इंडो पैसिफिक में भारत और जापान दोनों को एक साथ जोड़ा जाए और अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा किया जाए। कुछ कहते हैं कि चीन की इक्तिसादी तरक्की की वजह आलमी सतह पर लीडरशिप का फुकदान है। वो लोग जो इस वक्त असरअंदाज हो रहे हैं वो हैं शी जिनपिंग और प्यूटन। मेरी नज़र में वो गलत लोग हैं। गुज़िश्ता महीने चीनी कानूनसाजों ने सदारती मुद्दत की हद खत्म करने का फैसला किया, जिससे सदर शी के लिए गैर मुय्यना मुद्दत तक हुक्मरान रहने का रास्ता हमवार हो गया, जबकि व्लादिमीर पुतिन अगले 6 सालों के लिए रूस के सदर रहेंगे। एलिजबेथ चर्निफ की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू ब्यूरो। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों आज से अमेरिका के 3 रोजा दौरे का आगाज कर रहे हैं। वो पहले ऐसे सरबराह मुमलिकत हैं जिन्हें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सरकारी मेहमान मदऊ किया। मजीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे नदीम याकूब के पास। नदीम, सदर ट्रंप को ओहदा संभाले 1 साल से ज्यादा हो गया और पहले सरकारी मेहमान जो बन रहे हैं वो फ्रांस के सदर हैं। इससे इन दोनों शख्सियात के दरमियान ताल्लुक के बारे में क्या पता चलता है? जैसे आपने कहा, फ्रांस के सदर जो हैं वो 3 रोज़ा दौरे पर यहाँ पहुँच रहे हैं। कल वो वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे और तवक्को है कि वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। बुध के रोज़ सदर मैक्रोन जो हैं वो अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। जैसा कि आपने कहा, ये जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभाला है, ये सदर मैक्रोन का पहला दौरा है। प्रेस सेक्रेटरी, व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने इस मुलाकात के बारे में कहा कि इसका मकसद जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और आलमी अमूर पर ताउन को मज़ीद आगे देना, उसको फ़रोग देना है और दोनों के दरमियान जो दोस्ती है उसको आगे बढ़ाना है। यूरोपी जो दूसरे अहम रहनुमा हैं, जैसे बरतानिया की थेरेसा मे हैं और जर्मनी की एंगेला मर्केल है, उनकी निस्बत सदर मैक्रोन के साथ ये रैपो क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता बरस फ्रांस में बस्तिल डे की तकरीबात में सदर ट्रंप का आतिशबाजी और फौजी परेड से इस्तकबाल किया गया और अब सदर ट्रंप की बारी है कि वो फ्रांसीसी सदर का उसी गर्मजोशी से इस्तकबाल करें। आईफिल टावर के दिलफरेब रेस्टोरेंट के बजाय दोनों रहनुमा अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन की तारीखी रहायशगाह माउंट वर्नन में इशाइये में शरीक होंगे। सदर मैक्रोन को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी और वो अमेरिकी कांग्रेस से भी खिताब करेंगे, मगर इस शान शौकत की फिजा से हटकर मुलाकात के एजेंडे पर मुश्किल मामलात हैं। गुज़श्ता साल जब सदर ट्रंप पेरिस आए थे तो वो एक किस्म के आगाज की खुशी थी। अब उन्हें काम करना होगा और ये बहुत मुश्किल है। ईरान, तिजारत, यरूशलेम और मौसमियाती तब्दीली, ऐसे बहुत से मामलात हैं जिन पर दोनों सदूर एक दूसरे से इत्तफाक नहीं करते। गुज़श्ता साल दिसंबर में मौसमी तब्दीली से मुतालिक होने वाले सरबराही इजलास में सदर ट्रंप को पेरिस मुआहदे से दस्तबरदार होने के बायस मदऊ नहीं किया गया था, मगर अब मैक्रोन को यूरोप में सदर ट्रंप का अहम साथी समझा जाता है।
एक ऐसा शख्स जो उनकी सोच को यूरोपी रहनुमाओं तक पहुंचा सकता है और जो यूरोपी मफादात के लिए लड़ सकता है। अगर वो ये तासुर देते हैं कि वो वाशिंगटन और खास तौर पर सदर ट्रंप से बहुत हम आहंग हैं, तो फ्रांस के अंदर इसका उल्टा असर पड़ सकता है, खुसूसन उस सूरत में अगर सदर ट्रंप के किसी फैसले से फ्रांस और यूरोप के मफादात को खतरा लाहक होता है। हाल ही में शाम में कार्रवाई के लिए फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया, मगर दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान के जोहरी मुआहदे पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। ताहम कुछ मुबसरीन का ख्याल है कि ईरान के मसले पर काफ़ी हद तक हम आहंगी आ चुकी है। शायद दूसरे मामलात पर भी इख्तलाफात कम हो जाएं और पिछले साल की तरह अब की बार भी दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को अलविदा कहें। नदीम याकूब की रिपोर्ट आपने देखी। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी महकमा खारजा की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात की है। ये अप्रैल के दौरान एलिस वेल्स का दूसरा दौरा है। तफसीलात जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां वाशिंगटन और इस्लामाबाद में मौजूद हमारी टीम्स आपके लिए दुनिया भर से खबरें और अहम मौज़ूआत पर मालूमाती मज़ामीन और दिलचस्प वीडियोज़ लेकर आती हैं। और अमेरिका में और बरतानिया में शहजादी केट मिडल्टन ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन की तीसरी औलाद है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ और अहम और दिलचस्प खबरों पर नजर डालते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। बेल्जियम की अदालत ने पेरिस दहशतगर्द हमले के मुलजिम सालेह अब्दुलसलाम और उनके साथी को ब्रसल्स में पुलिस पर कातिलाना हमले की कोशिश में 20 साल कैद की सजा सुना दी है। ब्रसल्स में पुलिस पर दहशतगर्दाना हमला करने वाले सालेह पर 2015 में पेरिस में दहशतगर्द हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तख्फीफ असलहा के हुकाम ने ईरान एटमी मुआहदे में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि मुआहदे को तर्क न किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान मुआहदे में शामिल तमाम यूरोपीय ममालिक को ईरान मुआहदे की शराइत सख्त करने के लिए 12 मई की डेडलाइन दे चुके हैं। कि उन मुल्कों में भी देखने में आते हैं जो तरक्की और तालीम में सबसे आगे हैं। बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोस पर मबनी वेबसाइट्स चलाने वालों को कटहरे में लाने के लिए अमेरिका में वफाकी सतह पर अब एक कानून पास किया गया है, जिसके तहत जिनसी कारोबार की तशहीर करने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। आइए देखते हैं वर्दा खलील की ये रिपोर्ट। मेरी बेटी सिर्फ 16 साल की थी। वो दोस्त बनाना चाहती थी। हमें पता चला कि एक शख्स ने उसे सोशल मीडिया पर देखकर उससे राब्ता किया, उस पर दबाव डाला और बच्चों से जिनसी कारोबार करवाने वाले अफराद को फरोख्त कर दिया। 26 दिसंबर 2016 को मेरी बेटी को एक 32 साल शख्स अपने घर ले गया। वो रात मेरी बेटी की जिंदगी की आखिरी रात थी। डिज़ारे रॉबिन्सन की लाश क्रिसमस की रात एक सड़क के किनारे मिली। डिज़ारे अमेरिका के उन सैकड़ों बच्चों में से एक हैं जिन्हें जिनसी कारोबार की खातिर लोगों को बेच दिया जाता है। अमेरिकी इदारे इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन के मुताबिक सेक्स ट्रैफिकिंग के नाम से किए जाने वाले इस कारोबार में ज्यादातर घरों से लापता होने वाले बच्चों को हदफ बनाया जाता है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन के मुताबिक अमेरिका भर में 2017 में 25,000 बच्चे लापता हुए। हर 7 में से एक बच्चे को सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, जिनकी तादाद 3,500 से भी ज्यादा बनती है। बच्चे घरों से कई वजह से भागते हैं। हो सकता है कि बच्चा प्यार की तलाश में हो, या वो घर में तवज्जो से महरूम हो, या वो सड़कों पर रहने वाला बच्चा हो जिसे बुनियादी जरूरियात जिंदगी की तलाश हो। ये ट्रैफिकर्स इनकी सूरत हाल का जायजा लेते हैं और उनकी जरूरियात पूरी करके उन्हें अपनी दुनिया में घसीट लेते हैं। ये वीडियो 2017 में अमेरिकी FBI के एक 4 रोजा ऑपरेशन की है, जो बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले अफराद की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका की तमाम रियासतों में एक साथ किया गया। क्रॉस कंट्री 11 के नाम से किए गए इस ऑपरेशन में बच्चों से जिनसी कारोबार करवाने वाले 148 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बाजियाब करवाए जाने वाले बच्चों की तादाद 84 थी। अमेरिका में लापता और जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होने वाले बच्चों की बहाली के लिए बनाया जाने वाला इदारा नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन इस मसले की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को ताउन और बेघर और ज्यादती का शिकार बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हम FBI, यूनाइटेड स्टेट्स मार्शल सर्विस, यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस, पोस्टल इंस्पेक्शन ऑफिस और मिलिट्री के साथ काम करते हैं। वो इन केसेस पर काम कर रहे होते हैं। हम उन्हें टेक्निकल मदद फराहम करते हैं।
امریکی حکومت نے انٹرنیٹ کو بچوں سے جنسی کاروبار کروانے والے افراد سے محفوظ بنانے کے لیے فائٹ آن لائن سیکس ٹریفکنگ ایکٹ متعارف کروا دیا ہے، جس کے تحت انٹرنیٹ پر جنسی کاروبار کی تشہیر کرنے والی ویب سائٹ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی تاکہ ڈیزارے جیسے ہزاروں بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ بڈا خلیل، اردو VOA، واشنگٹن۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اپنی رائے آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔